हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु 910 चैनल पर। एंड बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, आज का जो सेशन होने वाला है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने, जनरली ऐसा होता नहीं था, बट इस साल सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर जो है वो पहले ही रिलीज कर दिया है। अभी तक जो होती थी कहानी वो कुछ इस तरह से होती थी कि सीबीएसई अपना सैंपल पेपर नवंबर दिसंबर के टाइम पे रिलीज करता था, बट एट दिस टाइम उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया वो तो भैया वही जाने, है ना, कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने। बट हमारा काम क्या है कि वी हैव टू एनालाइज दैट सैंपल पेपर। हम उसको एनालाइज करेंगे और उससे जो आउटपुट्स निकल कर आते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस किस चैप्टर पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत तो खैर हर चैप्टर में करने की जरूरत है, बट कहां पे आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है, लाइक कैसे हमें तैयारी करनी है आपकी अपनी, है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो गधों वाली मेहनत करते हैं, एक जो घोड़े वाली मेहनत करते हैं। दैट इज द स्मार्ट वर्क। सो हमें गधा नहीं बनना है, हमें घोड़ा बनना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या कुछ आज के सेशन में होने वाला है ना। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा सैंपल पेपर से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चंस है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना वेटेज है, ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर इन दिस सेशन, है ना। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक बनता है अपने लिए, है ना। फटाफट से लाइक ठोक दो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, सो दैट उनको भी पता चले कि क्या क्या चीजें सीबीएसई इस साल कर रही है ना। सो लेट्स सी। बाकी ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है यार, देखना यार ये फोटो कितनी गंदी सी लगा रखी है इन्होंने, है ना। सो इसको मैं चेंज करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। सो नाउ लेट्स सी कि क्या कुछ हमें, मतलब जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज किया है, सो उसके क्या क्या इनपुट्स हैं, है ना, क्या क्या चीजें उन्होंने इसमें बताई है। सो लेट्स सी 2023-24 का ये सैंपल पेपर है जो अभी उन्होंने निकाला है। अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज, नॉट चैप्टर वाइज बट द टॉपिक वाइज, अगर हम बात करें बेटा टॉपिक वाइज ना, तो ठीक है, टॉपिक वाइज जो है सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के पास, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जो वेटेज आपको दे रखी है दैट इज 6 मार्क्स। अब आप अगर अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलकर देखोगे ना तो आप बोलोगे सर नंबर सिस्टम नाम का तो कोई भी चैप्टर नहीं है अपने पास। लेकिन अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखोगे जो उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले रिलीज किया है, ठीक है, तो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्या, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर सिस्टम है दैट इज योर रियल नंबर, दैट इज योर रियल नंबर जो अपने पास चैप्टर नंबर 1 है ना। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो इस नंबर सिस्टम का पार्ट है। वो क्या है, इस नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 है वो कितने मार्क्स का आ रहा है अपना, 6 मार्क्स का आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स का है। अब अलजेब्रा एक चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा एक चैप्टर नहीं है। एक और चीज आपको मैं बता दूं, अगर लास्ट ईयर तक एनसीईआरटी की जो बुक थी वो सीबीएसई ने जब अपने सिलेबस में रिडक्शन किया था, तो हुआ क्या कि रिडक्शन किया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सी एक्सरसाइज डिलीट है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अगर आप लोगों के पास पिछले साल की या उससे पहले की एनसीईआरटी है तो बेटा बी केयरफुल, आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, है ना। सीबीएसई ने अपना सिलेबस निकाल दिया है, उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारी एनसीईआरटी में जो हमें करने हैं और कौन से टॉपिक हमें नहीं करने हैं, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोगों के पास नई वाली एनसीईआरटी इस साल की एनसीईआरटी है तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना। उसमें पहले से ही जो डिलीटेड है वो सब कुछ उन्होंने उड़ा दिया है, ठीक। चलो अब बात करते हैं अलजेब्रा की। तो बेटा अगर अलजेब्रा में हम बात करें वो 20 नंबर का है, अलजेब्रा जो है दैट इज 20 मार्क्स, है ना। तो इसमें अपने पास आता है चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद आता है अपने पास चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुल मिला के अपने पास 4 चैप्टर हैं, 2 3 4 5 अलजेब्रा 20 मार्क्स का, ठीक है। ये एक चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा इज अ टॉपिक, उसके अंदर ये 4 चैप्टर हैं जिसकी वेटेज कितनी दे रखी है आपको, 20 मार्क्स की वेटेज दे रखी है।
फिर अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इकलौता चैप्टर है विच इज चैप्टर नंबर 7 है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, विच इज चैप्टर नंबर 7, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो कितने मार्क्स का है, 6 नंबर का चैप्टर है, पूरा का पूरा अकेला चैप्टर 6 नंबर का। चैप्टर नंबर 1 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 7 भी अपने पास 6 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री अपने पास 15 मार्क्स की, और ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं अपने पास, ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6 विच इज योर ट्राइंगल्स, है ना, और चैप्टर नंबर 10 विच इज योर सर्कल। तो ये दो चैप्टर की जो वेटेज है वो कितने मार्क्स की है भैया, अपने पास 15 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है, और चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये दो चैप्टर्स आपके पास, उसकी वेटेज आपको दे दी गई है कितने मार्क्स की, 12 मार्क्स की उसकी वेटेज है, ठीक है भैया। चलो अगर हम बात करें मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में आपके पास है चैप्टर नंबर आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, और जो आपका वो क्या नाम है उसका, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा, अब कंफ्यूजन यहां पे आती है, मैं यहां पे ना चैप्टर का नाम लिख देता हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो आपका चैप्टर नंबर क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, उसकी कहानी भी आपको बताता हूं। यहां पे आया है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये दो चैप्टर आते हैं मेंसुरेशन में, जिसकी वेटेज है आपके पास 10 मार्क्स की। पिछले साल तक, मतलब जो पहले के सिलेबस थे, नॉट पिछले साल तक बट जो पहले का सिलेबस था, उसमें आपके पास एक चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, है ना, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते थे, विच इज चैप्टर नंबर 11। तो वो पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। अब नई वाली एनसीईआरटी में वो चैप्टर है ही नहीं, तो अगर मैं चैप्टर नंबर 11 लिख देता ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, ठीक है। सो मेंसुरेशन में आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी आ रहा है, ठीक है ना। देखो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, मैं साथ के साथ नाम भी बता रहा हूं चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 10 है अपने पास सर्कल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये अपने पास हो गए क्या, चैप्टर नंबर 8 और 9। एंड देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये अपने पास लास्ट के दो चैप्टर है, जिसकी वेटेज कितनी है, 11 मार्क्स। तो आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का आपके पास पेपर आएगा। ये चीजें आपको पहले से क्लियर थी, ठीक है। आगे बढ़ते अगर मैं स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर की बात करूं, अच्छा एक और चीज, इस सेशन में वी विल डिस्कस ओनली स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। हम सिर्फ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। आपके पास टाइम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास कितने होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, आप लोगों को पता है। अब अगर मैं सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की बात करूं, सो देयर विल बी सेक्शन ए, बी, सी और डी और ई। तो आपके पास ये 5 सेक्शंस हैं, और इन 5 सेक्शंस में जो क्वेश्चन का टाइप है, फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, और वो एमसीक्यू का एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 1 मार्क का, और टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 20। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए सेक्शन ए के, 20 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया अपने पास, ठीक है। अब भैया इसमें ना कुछ आपके पास असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। कितने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कौन से चैप्टर से होंगे वो भी बताऊंगा इस सैंपल पेपर में। बट सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज आ जाता वही पेपर आ जाता तो हाय मजा आ जाता है ना। फिर हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले की, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 5, जिसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी दी जाती है। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है, इंटरनल चॉइस का मतलब होता है और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, मेरी मर्जी, है ना। सो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 मार्क्स हो जाएंगे उसके सेक्शन बी के। फिर अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं तो वो थोड़ा बड़ा, जिसमें लॉन्ग थोड़े लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, तो वो 3 मार्क्स का होता है, जिसमें 6 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अगेन उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी, जरूरी नहीं है इस सैंपल पेपर में अगर 2 क्वेश्चंस में मिली है तो
आपके ओरिजिनल वाले पेपर में भी 2 ही मार्क्स का आपको चॉइस मिले, जरूरी नहीं है 1 में भी मिल सकता है, 3 में भी मिल सकता है, वो बस, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा आपके पास? 18 मार्क्स का। फिर जो और लंबे वाले होते हैं सेक्शन डी 5 मार्क्स वाले, तो उसमें 4 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। इस सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। जनरली 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस प्रभु की दया से होती है। ठीक है, अभी तक तो हुई है, मतलब आपको मिल जाएगी 2 या 3 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती ही होती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका दूसरा पार्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसका क्या है आपके पास 20 मार्क्स का है। फिर जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं इससे, केस स्टडी से। केस स्टडी से बहुत परेशान है, बहुत। तो 4 मार्क्स की आपके पास केस स्टडी आती है, 4 मार्क्स की केस स्टडी आती है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो होगा वो 1 नंबर का होगा, पार्ट 2 जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और पार्ट 3 जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इस तरीके से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 3, और ये कितने मार्क्स के आगे? केस स्टडी 12। अब बच्चों को लगता है कि अरे भैया केस स्टडी काहे दे दिए, वो बहुत मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, आपके पास पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस केस स्टडी के होते हैं। केस स्टडी कुछ और नहीं है, वो आपका जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो भी चैप्टर से वो केस स्टडी उठ के आया है, वो उसका एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे देते हैं और आपसे पूछते हैं, पहेली दे देते हैं, फिर लिखते हैं बूझो तो जाने, है ना। तो वो लाइक दैट इज अ काइंड ऑफ पैराग्राफ जिसमें आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में, फिर उसने ऐसा ऐसा किया, और आपको कुछ कुछ वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी, बहुत इजी होते हैं वो बस क्वेश्चन बड़ा दिखता है, इस वजह से हम लोगों को मुश्किल रहती है। तो ये कितने मार्क्स का अपने पास केस स्टडी 12, कौन कौन से चैप्टर से आया है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, चल आगे बढ़ते। अब अगर मैं थोड़ी और बात करूं इनकी चैप्टर वाइज की, है ना, अभी तक हमने टॉपिक वाइज बात करी थी, अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूं। देखो चैप्टर अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर में आपके पास एक क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आया आपके पास 3 मार्क्स का, टोटल आपके मार्क्स हो गए कितने? 6। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, रियल नंबर का। अब क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना क्या कर रहे हैं कि वो सैंपल पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अरे यार एक चीज बताओ, अभी अभी आप 10th ग्रेड में आए हो, हार्डली आपने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 पढ़ा होगा। आप इनके सॉल्यूशंस को करके क्या मतलब क्या ही होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आप लोगों का, है ना। अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को अपने बेसिक्स पे फोकस करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटी अच्छे से करो, फिर उसके अलावा कौन कौन सी बुक्स करनी है वो आप देखो, है ना, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये हो सकता है ये 2 चैप्टर्स आप कर चुके हो। तो अगर मैं 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करूं ना, तो चैप्टर नंबर 1 में ना बेटा 2 ही टॉपिक हैं अपने पास, एक है एलसीएम एचसीएफ वाला, और एक टॉपिक है अपने पास कौन सा, जिसमें हम प्रूव वाला होता है, जैसे इरेशनल नंबर्स को √2 को प्रूव कर दो इरेशनल नंबर, √3 को प्रूव कर दो इरेशनल नंबर। तो ये 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली आपके पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड रियल नंबर्स। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब जो 1 मार्क्स का आया है, उसमें आपके पास एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ वाला वो क्वेश्चन है, एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है एमसीक्यू में। ठीक है, अगर मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूं तो उसने बोला है √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। और जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, दैट इज अगेन फ्रॉम एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से, एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक से। लेकिन ये जो एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है ना, ये तो सिंपल है, आपके पास 2 नंबर दे दिए गए हैं और आपको बोला गया इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है बेटा यहाँ पे, दिक्कत होती है यहाँ पे, और वो दिक्कत क्या होती है, ये जो एलसीएम एचसीएफ वाला है ना आपके पास ज्यादा मार्क्स का, वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी गई है और फिर लिख देता है फाइंड द मतलब मिनिमम नंबर ऑफ दिस 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 थिंग, या फिर दीज आर द 2 नंबर्स,
जो रिमाइंडर इतना इतना दे देते हैं, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें वो आपको डायरेक्ट नहीं बताता है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे वो तो हम सेशन में सीखेंगे, बट ये चैप्टर नंबर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो अब आप समझ जाओ ये प्रूव वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है, एलसीएम एचसीएफ से कितने मार्क्स का आ सकता है, ये वर्ड प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये चैप्टर भी आपने किया, बाकी इनकी बात करने की कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि आपने ये चैप्टर्स किए नहीं होंगे। मैं बोल दूंगा कि एपी से आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स वाला आया है 5 नंबर में, या कुछ भी आया है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपने किया नहीं है वो चैप्टर अभी, है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूं, 1 मार्क्स में आपके पास आया है जिसमें आपको ग्राफ दे दिया गया है और आपको जीरोज निकालने, जीरोज के ऊपर वो क्वेश्चन आया, जीरोज के ऊपर, है ना, जीरोज के ऊपर। और ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, जो आपके पास पॉलिनोमियल दे दिया गया है और उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की बात की गई है, अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो, है ना, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको अच्छे से पता है। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 से, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है जिसमें इंटरनल चॉइस भी आपको दी गई है, और का मतलब इंटरनल चॉइस। सेम उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी है, 1 नंबर का ये और 5 नंबर का ये, टोटल मार्क्स हो गए 6। अच्छा, अब एक और चीज को समझो, और वो चीज क्या है बेटा, वो चीज ये है कि आपके पास ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, ये तो आपके पास है नंबर सिस्टम, ये क्या है, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, ये जो चैप्टर हैं आपके पास, ये जो चैप्टर हैं ये हैं अलजेब्रा के, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सैंपल पेपर में अगर चैप्टर नंबर 2 4 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का है और ये 6 मार्क्स का है, तो आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से मार्क्स होंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बोला ना कि वो अलजेब्रा के अंदर टॉपिक्स है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 को ही वो 4 मार्क्स का दे दे। अगर उसको जो एग्जामिनर होगा, जैसे लेट्स से मैं अगर एग्जामिनर हूं, मुझे पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे एपी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मान लो एपी को मैं 8 मार्क्स में दे दूं, है ना, पॉलिनोमियल्स मेरे को बेकार लगता है, मैंने 2 मार्क्स का दे दिया सिर्फ एक ही क्वेश्चन, तो वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो चैप्टर वाइज। ये चीज ध्यान रखना, इस सपने में मत रहना कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा और उसी हिसाब से हम तैयारी करें। नहीं, अलजेब्रा जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, बस ये कंफर्म है। पर उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकती है, हो सकता है ये 5 नंबर का आ जाए, हो सकता है ये 3 नंबर का आ जाए, हो सकता है ये 7 का आ जाए, हो सकता है ये 5 का आ जाए, सो वो वेरी कर सकता है, ठीक है। फिर अपने पास सिमिलरली अपने पास है ट्राइंगल्स, जिसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल ये 6 मार्क्स का हो गया। फिर दोबारा से बेटा ट्राइंगल्स और चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल, वो दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं, वो ज्योमेट्री के पार्ट हैं, तो वो वेरी कर सकते हैं। ये अगर 6 मार्क्स का है और वो आपके पास हो सकता है कम ज्यादा का हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो अकेला ही चैप्टर है, तो ये 8 मार्क्स का ही आएगा। और 8 मार्क्स का किस तरीके से दे रखा है इस बार सैंपल पेपर में, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये इन चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर दोबारा से आप लोगों को एक और बात याद दिला दूं, ये हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के सैंपल पेपर की, ठीक है। देखो एनालिसिस जो है स्टैंडर्ड मैथ्स का चल रहा है, बट बेसिक मैथ्स वालों के लिए भी इसी तरीके की कहानी है, बस ये यहाँ पे थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, क्वेश्चंस अलग हैं बस, ठीक है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि ये अलजेब्रा 20 का आएगा, नंबर सिस्टम 6 का आएगा, सब कुछ सेम है ना, बस ये अंदर का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आप भी उसी तरीके से उसको देख सकते हो, ठीक। चलो अब बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री की। एक क्वेश्चन है आपके पास 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन है आपके पास 1 मार्क्स के, तो टोटल इसका हो जाएगा 7 मार्क्स। इसमें एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, जनरली वो ट्रिग्नोमेट्री में इंटरनल चॉइस देते हैं, ज्यादातर देते हैं, बट एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि देगा ही देगा, ठीक है भैया।
तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बेटा वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। पिछली स्लाइड में भी आपके पास एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन ये भी आपके पास केस स्टडी, मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको, है ना, मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको। फिर हम बात करते हैं सर्कल्स की। इस तरीके से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 7 मार्क्स का है। अब देखो जो आपके पास सर्कल्स है और ट्राइंगल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्राइंगल है 6 मार्क्स का, सर्कल है 7 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गए 11। जरूरी नहीं है एग्जाम में भी ऐसा ही हो सकता है ये 6 मार्क्स का आ जाए और ट्राइंगल्स जो है वो 7 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। सो वो उन पे डिपेंड करता है। फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, फिर आपके पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दे रखी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दे रखी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, बट यस ये जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स की वेटेज प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होगी। अगर ये दोनों के दोनों चैप्टर 11 मार्क्स के हैं तो आपके पास ज्यादा वेटेज स्टैटिस्टिक्स की ही रहेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से 3 या 4 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक। तो ये डीप एनालिसिस है आपके सैंपल पेपर का, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। अब अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, तो बेटा डिफिकल्टी लेवल आपके पास जो इस सैंपल पेपर की अगर हम बात करें या फिर जो आपके पास आएगा भी एग्जाम ना, वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अगर आप पिछले साल का मैथ्स का पेपर उठा के देखो, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स हो, तो बहुत ईजी पेपर रहा है। अगर मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो नियरली 75% जो है वो बहुत ईजी पेपर है और 25% वो मॉडरेट है, डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है, वो मॉडरेट है, ठीक है। तो जिसमें मतलब ज्यादा भी मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो एनसीईआरटी से लगभग आपके पास 40 to 50% जो है आपके पास क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हैं। 40 to 50% आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके इधर उधर से आए हैं। तो अब देख लो एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहला काम आप लोगों का यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी आप अच्छे से कंठस्थ कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये आपके पास अब आप आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके पास ये एनालिसिस रहेगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास है चीज़ें। अब अगर मैं बात करूं केस स्टडी क्वेश्चंस की, सैंपल पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से केस स्टडी क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी आया है, और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस आए। नाउ जरूरी नहीं है कि इन्हीं चैप्टर से आपके पास केस स्टडी का कोई क्वेश्चन आए, आपके बोर्ड्स एग्जाम में इन्हीं चैप्टर से कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आए, ये जरूरी नहीं है। केस स्टडी, अब बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट होता है सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से केस स्टडी आता है। बेटा मैंने चैप्टर नंबर 1 से भी केस स्टडी देखे हैं, 2 से भी देखे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हर चैप्टर से के प्रोबेबिलिटी से भी केस स्टडी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीबीएसई ने वो सैंपल पेपर में इन उससे निकाल दिया तो इन्हीं से आएगा, नहीं, कहीं से भी केस स्टडी आता है। एंड ट्रस्ट मी केस स्टडी बहुत इजी होता है। हम सीखेंगे सेशंस में, जब मैं आपको सिखाऊंगा केस स्टडी अलग अलग तरह की अलग अलग चैप्टर से, तो यू विल सी कि कितने ज्यादा इजी होते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं असर्शन रीजन की बात करूं तो वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आया है इस सैंपल पेपर में, और एपी से आपके पास असर्शन रीजन आया है। तो ये आपके पास इस सैंपल पेपर का एक एनालिसिस है कि कहां से आपके पास केस स्टडी आया है, जरूरी नहीं है बोर्ड्स में भी वहीं से आए, कहां से असर्शन रीजन आया है, जरूरी नहीं है कि बोर्ड्स में भी वहीं से आए, तो वो कहीं से भी चीजें दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी देखो एक और चीज है, सैंपल पेपर उन्होंने आई डोंट नो क्यों इतना जल्दी रिलीज किया है। लास्ट टाइम पे तो यही होता था कि नवंबर दिसंबर में वो लोग रिलीज करते थे सीबीएसई, बट इस बार अगर जल्दी निकाला है तो आप लोगों के लिए ये फायदा ही है एक तरह से। आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ही उन्होंने मतलब अलग कर दिया है चीजों को, थोड़ा बहुत वो मार्क्स इधर उधर हो जाएंगे चैप्टर के, कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी लगभग इस तरीके से आपके पास वो क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीजें थी आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स के सैंपल पेपर की। अब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है तो आप देखना कि क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, बहुत इजी सैंपल पेपर है, वैसे ही इजी ही आपका बोर्ड का पेपर भी आएगा। ठीक, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। एंड बाकी तो हम तो हैं ही आपके साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। रियल नंबर 6 मार्क्स का आया है, पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का आया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से 4 मार्क्स का, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 8 मार्क्स पक्के हैं, रियल नंबर के 6 मार्क्स पक्के हैं। ये तो पक्के हैं क्योंकि ये अलग ही कैटेगरी थी, मतलब ये अलग ही उसका था, टाइप था, है ना। फिर ये 2 चैप्टर एक साथ हैं तो ये 7 मार्क्स का दे दिया, ये 5 मार्क्स का दे दिया। जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें। सर्कल 7 मार्क्स का, फिर एरिया रिलेटेड टू 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 9 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स की। जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 मार्क्स की आए, मैंने केस स्टडी भी देखा है प्रोबेबिलिटी से, तो 4 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, चलो। सो ये सारा का सारा चीजें थी आपके पास। अब एक बहुत जरूरी चीज जो मैंने नोटिस करी है इस सैंपल पेपर में, अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखोगे ना, तो उस सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिड्यूसिबल पेयर वाले क्वेश्चंस नहीं थे। रिड्यूसिबल पेयर वाले, अच्छा एक और चीज, अभी आप लोगों को ये चीज समझ में ना आए शायद कि क्या है ये रिड्यूसिबल पेयर। रिड्यूसिबल पेयर एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें ये जो वेरिएबल है आपके पास डिनोमिनेटर में होते हैं, उन इक्वेशंस को बोला जाता है रिड्यूसिबल पेयर। तो जो आपके पास सिलेबस में इक्वेशंस है ना, वो सिंपल ऐसी हैं, ऐसी इक्वेशंस हैं जो आपके पास मतलब जो आपके पास सिलेबस में है चीजें, बट उन्होंने सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया है जो कि रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उठकर आया है। ठीक है, तो आई डोंट नो ये कैसे हुआ है। हो सकता है जिस भी बंदे ने वो सैंपल पेपर बनाया हो वो बेचारा सुबह सुबह 5 बजे उठ गया हो आधी नींद में और बना दिया हो इस तरीके से, देखा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सिलेबस से दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। तो बच्चा ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस में नहीं है, डरने की बात नहीं है। बोर्ड्स में, अब आप लोग सोचोगे क्या बोर्ड्स में भी ऐसा ही होगा? नहीं, बोर्ड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनके वो जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बार चेक किए जाते हैं, तो बोर्ड्स में आपको ऐसा एरर देखने को नहीं मिलेगा। पहली चीज, ये रिड्यूसिबल पेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए, वो आपका इस साल नहीं है, पहले वो हुआ करता था। पिछले साल भी नहीं था, उससे पिछले साल भी नहीं था, बट उससे पहले वो चीजें हुआ करती थी। तो अगर आपके पास नहीं एनसीईआरटी है, आप देखोगे उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ये 28th क्वेश्चन है, आई गेस 28th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो यस दैट इज इन द सिलेबस, वो सिलेबस में है आप लोगों के पास, बट ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ सैंपल पेपर में। ठीक, तो अब आप समझ जाओ कि सैंपल पेपर लाइक उन्होंने बना तो दिया है, बट थोड़े बहुत एरर्स भी हैं उसमें, थोड़े बहुत तो नहीं, बट मुझे बस ये एक एरर दिखा है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, बोर्ड्स में ऐसा नहीं होगा। लेकिन बोर्ड्स में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो गलत होता है, लेट्स से उसमें कुछ एरर है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, उस क्वेश्चन के आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। तो अगर छोड़ दिया है तब कुछ नहीं, तब ठेंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, अगर आपने अटेम्प्ट किया आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, बाकी यार आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या गलतियां हैं इस सैम्पल पेपर में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है, किस तरीके से करनी है ना। तो बस इतनी सी बात है, बाकी लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और वेदांतु का टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, लिंक्स, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। गॉट इट? बस
आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना। बाकी मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। टाटा।